हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होता क्या है, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, और उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि आखिर ये जुडिशरी और पार्लियामेंट में जो टसल चल रही है उसके पीछे इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का रोल क्या है। तो शुरू करते हैं। दरअसल 2-3 दिन से एक डिबेट चली आ रही है। क्या हमारे देश में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है? क्या हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? ये पूरी जो डिबेट स्टार्ट हुई जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने एक बयान ये दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, उसका जो कोर्ट है वो मिसयूज़ करती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को आप अंडरमाइन कर देते हो। अब ये जो स्टेटमेंट था, ये किसके रेफरेंस से बोली गई थी? तो ये जो स्टेटमेंट था वो एनजेसी एक्ट को लेकर बोली गई थी। तो ये एनजेसी एक्ट क्या था? तो जैसा कि आपको पता है कि 2015 में पार्लियामेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेसी एक्ट पास किया था। इसका मकसद क्या था कि जो अभी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट की जो प्रथा चली आ रही है, जो कन्वेंशन है, वो किसके थ्रू होता है? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। तो पार्लियामेंट का ऐसा मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कॉलेजियम ही अपॉइंट करेगी। दरअसल जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तब ये बताया गया था कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होगी, वो प्रेसिडेंट करेंगे और प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो कंसल्टेशन थी, ये मैंडेटरी नहीं थे प्रेसिडेंट के ऊपर। बट जब फर्स्ट जज केस आया, उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि क्योंकि जो भी कंसल्टेशन हुई होगी चीफ जस्टिस के साथ में और 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ में, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य होगी। अब इससे कि एक नया फिनोमेना आ गया कि जज अपॉइंटिंग जज देमसेल्फ, क्योंकि किसी भी डेवलप कंट्री में या वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं था कि जज खुद अपने आप को अपॉइंट कर रहे हो। क्योंकि अगर यूएसए में देखोगे तो वहां पर भी जो सीनेट होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो अपॉइंट करती है। बट भारत में ये इमरजेंसी के बाद से ये प्रथा चली आ रही है कि अब जज ही दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा है। तो इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ओपेसिटी देखने को मिल रही थी, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। कई बार ये भी इल्जाम लगा कि जज अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए पार्लियामेंट 2015 में ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लेके आई। इसको पास करा लिया गया, ये एक्ट भी बन गया। बट उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे एनजेसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब ये किस बेसिस पे हुआ था? ये हुआ था जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बेसिस पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है हमारे देश में, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचाता हो या जुडिशियल इंडिपेंडेंस को किसी भी तरीके से अंडरमाइन करता हो, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। तो पार्लियामेंट जो है ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर सकती, और जो लॉ पास किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये पूरा एनजेसी एक्ट को लेकर विवाद था। अब ये देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होता क्या है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि ऐसे बेसिक प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट है हमारा, तो पार्लियामेंट उसे भी बदल नहीं सकती। मतलब जो कार्डिनल वैल्यू है, जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो हमारे फ्रीडम देती है, हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करती हैं, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ इंश्योर करते हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक नेचर का हमारा गवर्नेंस सिस्टम होगा। ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि अगर कल से कोई भी एक बड़ी मेजोरिटी के साथ में आती है गवर्नमेंट, वो भी पार्लियामेंट में इस कोई भी लॉ के तहत, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इस बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकती। तो ये जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस में, जब 7-6 की मेजोरिटी के साथ में 13 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन प्रोवाइड किया था। इसके तहत कोर्ट को ये जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है कि वो किसी भी लेजिस्लेशन को चेक करेगी कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो लॉ अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो ये पोस्ट वॉर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। क्योंकि जब नाजीज्म के बाद में लोग पता चला कि जो गवर्नमेंट आएगी अगर मेजोरिटी के साथ में आती है तो वो बेसिक लॉ को बदलती है। ठीक है, फिर से हेट्रेड देखने को मिलेगी सोसाइटी में, वायलेंस देखने को मिलेगा सोसाइटी में। तो उनको ये खतरा पता था कि जब कोई मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आती है तो एक खतरा बना रहता है कि वो अपने हिसाब से, अपने विल के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। तो इसी खतरे को भांपते हुए उन लोगों ने भी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपने पोस्ट वॉर जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया था, ताकि कोई भी ब्रूट मेजॉरिटी के साथ में कोई गवर्नमेंट आती है तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक लॉ को बदल नहीं सकते। अब चूंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो क्या होता है जब भी जुडिशरी कोई वर्डिक्ट देती है तो साथ ही साथ वो कुछ कुछ फिनोमिना को ऐड कर देती है बेसिक स्ट्रक्चर लिस्ट में, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, separation of power between the legislature, executive and the judiciary, democratic character of polity, rule of law, secularism, रिपब्लिक नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये सब क्या है? ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब हम इवोल्यूशन देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर दरअसल इवॉल्व कैसे हुआ।
तो सबसे पहले 1951 का केस आता है, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951 का। तो इसको चैलेंज किया जाता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तब सुप्रीम कोर्ट ये बताती है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी पार्लियामेंट के ऊपर। बट ये जो पूरा जजमेंट है कि शंकर प्रसाद वाला, ये पलटता है गोलकनाथ के केस में 1967 में। तब सुप्रीम कोर्ट अपने शंकर प्रसाद वाले केस को पलट कर बोलती है कि नहीं, पार्लियामेंट चेंजेस कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है वो उसको चेंज नहीं कर सकती। तो फिर से यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक देखने को मिला जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, क्योंकि पार्लियामेंट क्या चाहती थी, वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो प्रीवी पर्सन को अबॉलिश किया गया, तो जो जमींदारी सिस्टम अबॉलिश की गई, उसको लोग चैलेंज कर रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी के, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था। तो वो ऐसा मान रहे थे कि इससे हमारा फंडामेंटल राइट्स का नुकसान हो रहा है, तो वो सरकार को चैलेंज कर देते थे इस फंडामेंटल राइट के तहत। तो पार्लियामेंट क्या करती थी कि उसने यही डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी फंडामेंटल राइट को हम बदल सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस में इस पूरे पावर को ओवररूल कर दिया। इसके बाद पार्लियामेंट 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ले आती है। तो ये एब्सोल्यूट पावर देती है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा पार्लियामेंट के ऊपर। तो यहीं से खतरे की घंटी बज जाती है कि अगर किसी गवर्नमेंट के पास में इतनी ब्रूट मेजोरिटी होगी, वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। सपोज करो हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, कल से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाए, बोले कि नहीं अब तो आप डेमोक्रेसी नहीं है, अब ऑटोक्रेसी है, अब डिक्टेटरशिप होगी, कोई चुनाव नहीं होगा, एक पार्टी जो रूल कर रही है वो रूल करती आएगी, जैसे कि चाइना में। फाइनली फिर ये 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो वैलिडिटी है उसको तो अपहोल्ड कर दिया। उसने ये मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस ला सकती है, बट पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। और एक लास्ट में क्लेरिफिकेशन आया था 1981 वामन राव केस में, जिसमें ये क्लेरिफिकेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होगा वो एप्लीकेबल होगा आफ्टर अप्रैल 24 1973। उसके पहले की जो भी लॉ या एक्ट पास हुए होंगे उनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टच नहीं करेगा। तो ये पूरा इवोल्यूशन था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या देखने को मिलते हैं कि एक तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशरी अपने मन से भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेके आ गई। इससे नुकसान क्या हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर से? इससे जुडिशियल ओवर देखने को मिल रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है। कोई भी पीआई लेके आता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के एरिया में इंक्रोच कर देती है। और एक इशू ये आ रहा है कि जज तो वैसे अनइलेक्टेड होते हैं, तो एक चुनी हुई सरकार अगर कोई लॉ पास करती है तो अनइलेक्टेड जज उसको कैसे रोक सकते हैं? इसका मतलब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को आप चैलेंज कर रहे हैं, लोगों की विल को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट क्या होती है, लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक हो गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के क्रिटिसिज्म थे जो हम मेंस में अपने आंसर में लिखते हैं। और यूपीएससी ने पहले भी बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर पे अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो मेंस में आएगा या फिर प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।